वेलकम टू स्टडी विद सीपी, जहां मेहनत मिले स्मार्टनेस से। नमस्कार। तो आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। हमारे सामने है भारतीय सांस्कृतिक उत्सव और जीआई टैग रजिस्ट्री 2024-2025। हाँ, और ये विषय सिर्फ दिलचस्प नहीं बल्कि आज के दौर में बहुत जरूरी भी है। बिल्कुल। हमारा मकसद सिर्फ इन सूचियों को पढ़ना नहीं है, बल्कि इनके जरिए ये समझना है कि भारत अपनी हजारों साल पुरानी जो स्थानीय पहचान है उसे कैसे सहेज रहा है। और ये सिर्फ नाम नहीं है, ये त्योहार, ये मिठाइयाँ, ये कपड़े, इनके पीछे कहानियां हैं, पीढ़ियों का हुनर है, और ये किसी समुदाय की पूरी अर्थव्यवस्था भी हो सकती हैं। तो चलिए इसी सवाल के साथ ये पड़ताल शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं त्योहारों की। बिल्कुल, त्योहार किसी भी संस्कृति का कह सकते हैं धड़कता हुआ दिल होते हैं। अच्छा, तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है नागालैंड का हॉर्नबिल महोत्सव 2025 और इसके ठीक बाद उड़ीसा का धनु जात्रा उत्सव। यहीं रुकिए, देखिए, एक त्योहार उत्तर पूर्व का है तो दूसरा पूर्वी भारत का। ये जो भौगोलिक फैलाव है ना, ये इस सूची को इतना खास बनाता है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड का मंगसीर बगवाल उत्सव और फिर मणिपुर का संघाई महोत्सव। अरे, लिस्ट में हॉर्नबिल का नाम फिर से दिया है। हाँ, और मणिपुर का जिक्र आपको आगे भी कई बार मिलेगा। ये दिखाता है कि उस राज्य का सांस्कृतिक कैलेंडर कितना समृद्ध है। सही। अगला है हिमाचल प्रदेश का रोलेंड उत्सव, फिर कलकत्ता में अंतर्राष्ट्रीय चेचर कविता महोत्सव और नई दिल्ली में 44वां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। मणिपुर से दो और हैं, निंगोल चाकोबा और मेरा होउ चोंगबा उत्सव, और असम से कटी बिहू और अंबुबाची मेला। और देखिए, इस सूची में सिर्फ भारत ही नहीं, हमारे पड़ोसी देश नेपाल के त्योहार भी शामिल हैं। हाँ, मैंने देखा, कुकुर तिहार उत्सव और गाई जात्रा त्योहार। ये हमारे जो साझा सांस्कृतिक संबंध है उनको दिखाता है। बहुत अच्छी बात है ये। चलिए अब थोड़ा दक्षिण की ओर चलते हैं। गोवा में अंतर्राष्ट्रीय पर्पल महोत्सव और सिग्मो उत्सव, तेलंगाना में बथुकम्मा और बोनालू उत्सव। फिर जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले से बसोहोली उत्सव और मणिपुर का एक और त्योहार 14वां सिराराफोंग हथई मिर्च महोत्सव। ये बहुत दिलचस्प है, मतलब एक पूरा का पूरा उत्सव किसी एक उत्पाद जैसे मिर्च पर आधारित है। सही। ये दिखाता है कि वहाँ की स्थानीय कृषि और संस्कृति कितने गहरे से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। अच्छा, आगे लद्दाख से जांस्कर महोत्सव है, उड़ीसा से नुआखाई उत्सव और नई दिल्ली में 27वां सरस आजीविका मेला। लद्दाख का सुरु समर फेस्टिवल, बिहार के पटना में 26वां दिव्य कला मेला और तमिलनाडु में चौथा अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव भी है। पतंग महोत्सव, वाह। हाँ। महाराष्ट्र के नागपुर से मारबत उत्सव, मेघालय में बेहदिन खलम उत्सव और मैमूंग महोत्सव। बहुत विविधता है। उत्तराखंड से हरेला उत्सव, पुष्कर कुंभ और रम्माण उत्सव। फिर जम्मू कश्मीर से खीर भवानी उत्सव और लैवेंडर उत्सव। हाँ, लैवेंडर उत्सव ये एक अच्छा उदाहरण है कि परंपराएं स्थिर नहीं होती। मतलब बस वो स्थानीय अर्थव्यवस्था और कृषि में जो बदलाव आते हैं ना, उनके साथ विकसित भी होती हैं। लैवेंडर की खेती वहाँ एक नई क्रांति है। अच्छा, ये बात है। मणिपुर से शिरोई लिली उत्सव और चैरोबा उत्सव, केरल से त्रिशूर पूरम और अट्टुकल पोंगल। केरल के त्योहार तो हमेशा बहुत भव्य होते हैं। हाँ। तेलंगाना से सरस्वती पुष्करालू, कुंभ और बथुकम्मा उत्सव 2024 का भी जिक्र है। मिजोरम में राष्ट्रीय जनजाति युवा महोत्सव 2025। अरुणाचल प्रदेश से न्यूकुम यूलो उत्सव, नेपाल से घोड़े जात्रा और झारखंड से सरहुल महोत्सव। तो ये थे कुछ प्रमुख त्योहार। हाँ। लद्दाख से खुबानी उत्सव, त्रिपुरा से जात्रा उत्सव, मणिपुर से खोंगजोम उत्सव, गुजरात का माधवपुर घेड़ मेला, कश्मीर का हैरत पर्व। लिस्ट तो काफी लंबी है। तमिलनाडु का जदया स्वामी उत्सव, मिजोरम का चापचरकुट त्योहार और अंत में नई दिल्ली से पर्पल उत्सव और आदि महोत्सव, हरियाणा का सूरजकुंड मेला, तमिलनाडु का थाईपुसम और राजस्थान का सांबर फेस्टिवल। वाह, त्योहारों की ये झलक तो अद्भुत थी। बिल्कुल। अब आते हैं उन उत्पादों पर जिन्हें जीआई टैग मिला है। हाँ, और जीआई टैग की भूमिका यहीं से शुरू होती है। ये इन विरासतों का रक्षक है एक तरह से। अच्छा, तो ये जीआई टैग मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ये असल में काम कैसे करता है? ये बस एक स्टिकर से ज्यादा क्या है? नहीं, ये सिर्फ स्टिकर से कहीं ज्यादा है। आप ऐसे समझिए कि ये एक कानूनी सुरक्षा कवच है।
कानूनी सुरक्षा मतलब अगर मान लीजिए बनारसी शहनाई को जीआई टैग मिला है तो कोई कैलिफोर्निया में बैठकर उसे बनारसी शहनाई के नाम से नहीं बेच सकता। अच्छा। हाँ, ये उस कला को नकल से बचाता है और ये पक्का करता है कि इसका आर्थिक लाभ उन्हीं बनारस के कारीगरों को मिले जिनके पुरखों ने इस कला को सहेजा है। अब समझा, ये तो कारीगरों के लिए बहुत बड़ी ताकत है। तो चलिए देखते हैं 2025 में ये सुरक्षा कवच किसे किसे मिला है। शुरुआत तो बड़ी चमकदार है, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के हीरे। हाँ, और यहीं पर उत्पादों की विविधता देखिए। एक तरफ पन्ना का हीरा जो प्रकृति की देन है, हाँ, और दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश की पोंड्रू खादी जो पूरी तरह हाथ से बनी है, और फिर गोवा का पेय ओजोफेनी। सही कहा, प्राकृतिक खनिज से लेकर कपड़े और पेय पदार्थ तक। बिल्कुल। आगे हैं राजस्थान की सांगरे बीन मतलब फली, केरल की आदिवासी हस्तकला कनाडिप्या, और मेघालय से हैंडलूम उत्पाद रिंडिया और खासी हैंडलूम। गुजरात का अमलसाद चीकू, पश्चिम बंगाल की मिठाई नोलैंड गुड़ संदेश, और अहमदाबाद की सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट। मतलब मिठाई को भी। हाँ, त्रिपुरा की पारंपरिक पोशाक रिगनाई पचरा, महाराष्ट्र के मिराज शहर के सितार और तानपुरा। अरे वाह, संगीत वाद्य यंत्रों को भी। हाँ, और तमिलनाडु का कुंभकोणम पान का पत्ता। ये जो संगीत वाद्य यंत्रों को जीआई टैग मिला है ना, ये बताता है कि ये सिर्फ उत्पाद के बारे में नहीं है, तो ये उस जगह से जुड़ी कला और कौशल को भी मान्यता देता है। मिराज में सितार बनाने की एक खास तकनीक है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। ये टैग उसी कला को सम्मान देता है। बहुत खूब। सूची में आगे हैं तमिलनाडु की थोवलाई फूलमाला, तेलंगाना की वारंगल चपाता मिर्च जिसे टमाटर मिर्च भी कहते हैं। टमाटर मिर्च? हाँ, उसके आकार की वजह से। फिर जम्मू कश्मीर का विलो बैट और बनारसी शहनाई। विलो बैट मतलब क्रिकेट के बल्ले? बिल्कुल। अब 2024 के उत्पादों पर आते हैं। गुजरात की घरचोला साड़ी, लद्दाख की पश्मीना ऊन, और गुजरात से ही अजरत प्रिंट और अंबाजी व्हाइट मार्बल। गुजरात और उत्तर प्रदेश से काफी उत्पादों को टैग मिला है। हाँ, उत्तर प्रदेश से मथुरा की सांझी क्राफ्ट, पीलीभीत की बांसुरी और वाराणसी की तिरंगा बर्फी। तिरंगा बर्फी ये क्या है? मिठाई है। इसकी कहानी आजादी के आंदोलन से जुड़ी है। कहते हैं कि इसके अंदर गुप्त संदेश छिपाकर भेजे जाते थे। अरे वाह, ये तो अद्भुत है। मतलब ये टैग सिर्फ स्वाद को नहीं, इतिहास को भी प्रमाणित कर रहा है। सही। मध्य प्रदेश से गोंड पेंटिंग और रतलाम रियावन लहसुन, असम से मांजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग। मांजुली के मुखौटे तो बहुत प्रसिद्ध हैं। त्रिपुरा से आदिवासी पोशाक रीसा और माताबारी पेड़ा, ओडिशा से सिल्वर फिलिग्री मतलब चांदी तारकशी, और ढिंकनाल माझी। ये दिखाता है कि जीआई टैग कला और खाद्य दोनों परंपराओं को बराबर महत्व देता है। हाँ, आंध्र प्रदेश से नरसापुर क्रोशिया लेस शिल्प, और अब अरुणाचल प्रदेश। यहां से तो जैसे उत्पादों की झड़ी लग गई है। अच्छा। मोनपा हैंडमेड कागज, वांचो शिल्प, आदि अपोंग, गैलो वस्त्र, मारुआ अपो, नीशी वस्त्र, अंग्यात मिलेट, बहुत लंबी लिस्ट है। ये अरुणाचल की कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू है। वो कैसे? वहाँ की जो जनजातीय संस्कृति है वो पारंपरिक रूप से बहुत आत्मनिर्भर रही है। आदि अपुंग उनका पारंपरिक पेय है, गैलो वस्त्र वे खुद बुनते हैं। इतने सारे जीआई टैग एक साथ मिलना ये दिखाता है कि ये किसी एक उत्पाद को नहीं बल्कि उस समुदाय की पूरी जीवन शैली और उनके ज्ञान को मान्यता देने जैसा है। वाह, ये तो पूरे कल्चर को सर्टिफाई करने जैसा हो गया। एक तरह से। हाँ। गुजरात से कच्ची खारेक यानी खजूर, और उत्तर प्रदेश के हनुमानगढ़ी से बेसन के लड्डू। और अब अंत में ओडिशा से कुछ बहुत ही अनोखे उत्पाद हैं। बताइए। रेड आंट चटनी। क्या? हाँ, लाल चींटी की चटनी, डोंगरिया खोंद शॉल, लांजिया सावरा पेंटिंग, खजूरी गुड़, सिमलीपाल काई चटनी। एक मिनट, लाल चींटी की चटनी को जीआई टैग, सिमलीपाल काई चटनी? हाँ, सच में। ये तो कमाल है। ये दिखाता है कि मान्यता अब सिर्फ पारंपरिक कला या कृषि को ही नहीं मिल रही। तो फिर किसे मिल रही है? आदिवासी समुदायों का जो अद्वितीय खाद्य ज्ञान है, प्रकृति के साथ उनका जो संबंध है, उसे भी मिल रही है। ये उस ज्ञान को मुख्य धारा में लाना है जिसे शायद अब तक अजीब समझा जाता था। त्योहारों की धूम से लेकर क्या कहूँ लाल चींटी की चटनी तक, ये वाकई भारत की संस्कृति के अलग अलग रंगों में एक शानदार पड़ताल थे। बिल्कुल। ये सूचियां हमें याद दिलाती है कि हर शहर, हर गांव की अपनी एक कहानी है, अपना एक हुनर है जिसे सहेजने की जरूरत है और सम्मान देने की भी। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये उन समुदायों की विरासत है
इस पूरी चर्चा के बाद मेरे मन में वही सवाल और भी मजबूती से लौट रहा है जो हमने शुरुआत में उठाया था कौन सा? कि हम ये सब कर तो रहे हैं, त्योहारों को सूचीबद्ध कर रहे हैं, उत्पादों को जीआई टैग दे रहे हैं, लेकिन जिस रफ्तार से दुनिया बदल रही है, क्या ये दस्तावेजीकरण और कानूनी सुरक्षा ही इन स्थानीय पहचानों को जीवित रखने के लिए पर्याप्त है? बहुत गहरा सवाल है। या असली काम अब शुरू होता है, इन परंपराओं को नई पीढ़ी के लिए प्रासंगिक बनाना, उन्हें दुनिया के सामने सही मंच देना, और ये पक्का करना कि डोंगरिया कौंद शॉल बुनने वाले कारीगर को भी वही सम्मान और आर्थिक सुरक्षा मिले जो किसी आधुनिक ब्रांड को मिलती है।